हम लोग रिवाइज करा सकें। एंट्रिक फीवर, एंटीरॉन का मतलब होता है गट, इसका मतलब गट का फीवर है, इंटेस्टीन का फीवर है। प्राइमरली देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन। और अगर देखा जाए तो ये आपका फीको ओरल रूट से जाएगा, तो इंटेस्टीन के पास जब पहुंचेगा तो वहां पे कुछ न कुछ आपका इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होगा। चलिए, एंट्रिक फीवर एक कंपोजिट टर्म है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। इसीलिए कहते हैं एंट्रिक फीवर इज बेटर टर्म। इससे पता भी चल रहा है कहाँ का फीवर है, इंटेस्टीन का फीवर है या इन्फ्लेमेशन है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफी ANB से पैराटाइफाइड। दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपका जो है दैट इज फीको ओरल रूट। अब फीको ओरल रूट मतलब फीकल ओरल रूट, किसी के फीसेस में ये बैक्टीरिया डिस्पर्स हो और कहीं वाटर और फूड को कंटामिनेट करें, और कोई इसी कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इंजेस्ट कर ले या ड्रिंक कर ले। तो ये कहाँ से आते हैं? टाइफाइड कैरियर से आएंगे, या जिसको टाइफाइड डिजीज है वहां से ये वाटर और फूड को कंटामिनेट करेंगे। और हम लोग अगर यही वाटर फूड इंजेस्ट कर लें तो ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे इंटेस्टीन में और इन्फ्लेमेशन कराएंगे। जाहिर सी बात है, जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर आ सकता है, हम लोग कहते हैं एंट्रिक फीवर। चलिए आगे चलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उसके कितने दिन के बाद आपको सिम्टम आने लगता है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड इज ऑलमोस्ट 2 वीक्स, दैट इज 10 to 14 डेज। टाइफाइड कैरियर के बारे में काफी बात की जाती है, ठीक है। इन लोगों में डिजीज नहीं होती, इसलिए कभी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, दे रिमेन मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया बॉडी में जाके फ्लरिश करेगा। तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है दैट इज गॉल ब्लैडर। तो ऐसे लोगों का जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक्ट करता है एज ए रिजर्वायर। गॉल ब्लैडर का जो भी सिक्रीशन होगा वो इंटेस्टीन में जाएगा, इंटेस्टीन से स्टूल में। तो ये जो कैरियर्स होते हैं ये हमेशा स्टूल के रास्ते बैक्टीरिया को सेड करते रहते हैं, और अगर यही आपका फूड और वाटर कंटामिनेट कर जाए तो आपको भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैथोजेनेसिस की बात की थी बहुत ही शॉर्ट में। बैक्टीरिया फूड और वाटर से हमारे इंटेस्टीन पहुंचा। इंटेस्टीन में भी कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ना, इम्यून सिस्टम के पार्ट। तो जो इंटेस्टीन का लिम्फोइड पैच होता है उसको हम लोग पेयर्स पैचेस कहते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स पैचेस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पेयर्स पैचेस का इन्फ्लेमेशन होगा तो आपकी इंटेस्टीन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जो ल्यूमेन है वो नैरो हो सकता है। इसी की वजह से पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फीचर भी आ सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि स्टूल अब आपके इजीली पास नहीं होंगे। तो अगर 3 टाइम से कम कोई स्टूल पास करे तो हम लोग उसी को कहते हैं पर वीक कॉन्स्टिपेशन, और स्टूल्स हार्ड हो। दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस हो सकता है। कुल मिला के इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो आना ही है, पेन एब्डोमेन तो होना ही है। टिश्यू डैमेज होगा, यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। नेक्रोसिस होगा, पूरे इंटेस्टाइनल वॉल आपकी नेक्रोस हो जाएगी तो इंटेस्टिनल परफोरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से पेरिटोनियम का भी इन्फ्लेमेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आपके इंटेस्टाइनल जूस होंगे वो टॉक्सिक होंगे पेरिटोनियम का, वहां पे इन्फ्लेमेशन करा देंगे, हम लोग कहते हैं पेरिटोनाइटिस। यहाँ पे जो डायरिया होगा इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की वजह से वो ग्रीनिश होगा, है ना, तो हम लोग कहते हैं पी सूप स्टूल्स। और कल हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम स्टार्ट किए थे, तो कुछ तो साइन एंड सिम्टम हम लोग इसी पैथोजेनेसिस से देख ले रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना, पेन एब्डोमेन हो सकता है, फीवर, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन है तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला सिम्टम लिया था, जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम होता है, जो हम देखते हैं दैट इज साइन। स्टेप लैडर पैटर्न, ठीक है। अगर पेशेंट ने कोई पैरासीटामोल नहीं लिया, या पैरासीटामोल के बाद भी पहले दिन उसने 100 डॉक्यूमेंट किया, सेकेंड डे उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट किया, तो ये और ज्यादा भी हो सकता है। मैंने स्टेप लैडर दिखाने के लिए 1 डिग्री ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से राइजिंग ट्रेंड होगा, पहले वीक में कम फीवर होगा, सेकेंड वीक में आपका 102 104 आने लगेगा, उसके बाद पेशेंट और क्रिटिकली इल भी होने लगेगा और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगेंगे अगर आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया।
यहाँ पे फीवर के साथ एक पेक्यूलियर चीज ये है कि फीवर के साथ नॉर्मली हार्ट रेट बढ़ता है। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर बढ़ा है तो 10 पर मिनट हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना। तो इसी के लोग हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी राइज इन हार्ट बीट ऑफ 10 बीट पर मिनट, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा है नॉर्मल जो अपना हार्ट रेट होता है दैट इज 60 to 100, उससे कम हो गया ब्रेडिकार्डिया, उससे ज्यादा हो गया टैकीकार्डिया। यहाँ पे भी आपका अगर फीवर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन ये आपका लीबर मीस्टर रूल है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। जैसे हमने कहा फीवर 99 है, हार्ट रेट 80 है, फीवर 100 होगा तो हार्ट रेट 10 बढ़ जाएगा, फीवर 101 होगा हार्ट रेट 10 और बढ़ जाएगा। लेकिन टाइफाइड के केस में अगर आपका हार्ट रेट 1 डिग्री बढ़ा है तो हार्डली 5 बीट पर मिनट इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। एक्चुअल ब्रेडिकार्डिया नहीं है, लेकिन फीवर के रिलेशन में जितना हार्ट रेट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, तो वी कैन से रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। पेन एब्डोमेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस हो रखी है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पेन एब्डोमेन के अलावा जो सेकेंड सिम्टम है दैट इज ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। मैं ना डायरिया कह रहा हूँ ना कॉन्स्टिपेशन कह रहा हूँ। अगर आप ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट कहते हो तो इट इंक्लूड्स बोथ डायरिया एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है स्टूल पैसेज की जो फ्रीक्वेंसी हो वो लेस देन 3 पर वीक हो और स्टूल्स हार्ड हो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। डायरिया भी हो सकता है, डायरिया का मतलब है किसी को स्टूल ग्रेटर देन 3 टाइम्स पर डे हो और स्टूल की कंसिस्टेंसी लूज हो। पी सूप, पी वाटर या लूज ग्रीनिश स्टूल्स, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। आइए कुछ चीजें और देखते हैं। आपके फर्स्ट वीक पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ट्रंक और एब्डोमेन पे रेडिश रैसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रोज स्पॉट्स। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है तो हम लोग इस चीज को विजुलाइज कर पाते हैं। रोज स्पॉट्स, रोज स्पॉट्स at the end of first week till second week reddish rashes appear over trunk and abdomen known as रोज स्पॉट्स। रोज शायद रेड होते हैं तो इसको पिंक या रेड लिख लेते हैं, रोज स्पॉट्स, ठीक है। एक तरीके से ये आपके टाइफाइड की डायग्नोसिस को क्लिनिकली और हेल्प करेंगे रोज स्पॉट्स। तो यहाँ पे एक निमोनिक लिखना जरूरी है, कुछ बच्चों को शायद ना आइडिया हो। निमोनिक, निमोनिक से लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, बस ये याद रखना होता है किस चीज का निमोनिक हमने बनाया है। पता लगा यही भूल गए किस चीज का निमोनिक था तब तो काम हो गया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं फीवर विद रैसेस का निमोनिक है ये, और फीवर एंड रैसेस रिलेशन in terms of appearance of rashes after fever appeared। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब कितने दिन बाद रैश आया, है ना, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फीवर आफ्टर विच रैशेज अपीयर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहली चीज ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कहें appearance of rash after fever, तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें आपका, तो एक निमोनिक जो है ये है वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टैबलेट्स, मस्ट टेक डबल टैबलेट्स। तो ये एक रफ आइडिया दे देता है। अगर मैं कहूँ किसी को रैश पहले दिन आ गया, फर्स्ट डे रैश,
मतलब आज ही फीवर आया है ना, और उसी दिन रैश आ गया। वी फॉर वेरी, वी फॉर वेरिसेला। वेरिसेला आप लोग समझते हो, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरी इजी। सिक का मतलब है, यहाँ पे एस ले लेते हैं, सेकेंड डे रेस। सेकेंड डे रेस अक्सर स्कारलेट फीवर में आता है, सेकेंड डे रेस, स्कारलेट फीवर। फिर और हम लोग आगे जाते हैं, एस यहाँ से ले लिया है। पेशेंट्स, स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, अब नहीं होता है, ये एक्सटिंक्ट हो गया 1975 के बाद, हम लोग नहीं थे शायद तब। थर्ड डे रेस, पॉक्स मतलब स्मॉल पॉक्स, ये गायब हो चुका है। कुछ लोग इसी को बड़ी माता बोलते थे, और हिंदी के टर्म्स बहुत ज्यादा मुझे नहीं आइडिया है। मस्ट का मतलब है मीजल्स, अक्सर बच्चों की डिजीज, फोर्थ डे रेस। इससे आप कई टॉपिक पढ़ ले रहे हो, खासकर ज्यादातर इन्फेक्टिव टॉपिक्स। मीजल्स, मीजल्स इज खसरा, ठीक है। चलिए, टेक का मतलब है टाइफस फीवर, फिफ्थ डे टाइफस फीवर, आगे चल के पढ़ाएंगे टाइफस फीवर। डबल का मतलब है डेंगू में भी रैसेज आते हैं, क्योंकि प्लेटलेट कम होने लगते हैं आगे चल के, सिक्स्थ डे। तो इसमें डेंगू की डायग्नोसिस में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, डेंगू फीवर। यहाँ पे टैबलेट है, तो यहाँ पे हमारे सेवेंथ डे, फर्स्ट वीक के बाद, इसी को हम लोग कह देते हैं सेवेंथ डे, और हम लोग कहते हैं रोज स्पॉट्स, टाइफाइड, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों में दिखता है, या इसी को कह लीजिए एंट्रिक फीवर, ठीक है। यहाँ पे निमोनिक में फिट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने टाइफाइड कर रखा है, टैबलेट एंड टाइफाइड, टी टी। चलिए, थोड़ा सा अब हम लोग जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखना आगे देखेंगे, एक बार क्लिनिकल फीचर समराइज कर लेते हैं, ठीक है। आइए, समरी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। आई होप सभी ने फॉलो किया होगा अच्छे से, आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि बहुत इजी है। फीवर विद स्टेप लैडर पैटर्न एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, स्टेप लैडर पैटर्न एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, नो कंफ्यूजन। चलिए, सेकेंड हम लोग ले लेते हैं पेन एब्डोमेन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड हम लोग ले लेते हैं ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट में हम लोगों ने देख लिया था, मोस्टली आपका कॉन्स्टिपेशन होगा ना, मोस्ट कॉमन, और ओकेशनल आपका डायरिया हो सकता है। डायरिया, डायरिया कौन सा, आपका पी सूप स्टूल्स, पी सूप भी आपका ग्रीन होता है, पी सूप स्टूल्स, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा कुछ रेसेस मिलेंगे, रेसेस में हम कह देते हैं रोज स्पॉट्स, ये तो आपका ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हो गया। जब भी किसी को फीवर आएगा तो उसके साथ कुछ जनरल सिम्टम्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स आएंगे, जिनको मैं कह लूं फीवर है तो नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और आपका लिथार्जीनेस, सुस्त हो सकता है पेशेंट, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये सब चीजें तो आपके फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स विद फीवर। अब ये तो किसी भी डिजीज में हम लोग फिट कर सकते हैं, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। क्या क्या होता है, बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी एक, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग बिल्कुल हो सकता है, नौजिया, लिथार्जीनेस, पेशेंट थका थका सा लग सकता है, लिथार्जीनेस मतलब डल। तो फीवर या किसी को कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज होगी तो कुछ जनरल सिम्टम्स आते हैं जो फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो आपके ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को वायरल फीवर हम लोग कहते हैं, तो ये मानते हैं 1 वीक में ठीक हो जाता है, किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल डेंगू हुआ और टिपिकल वायरल फीवर हुआ तो 1 वीक लास्ट करते हैं।
ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। ये आपका पहले तो इंटेस्टाइन तक लिमिटेड रहेगा, वहीं से ग्रो करेगा और आपके ब्लड में आएगा, सेप्टिसीमिया करा देगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इन्फेक्टिव क्वांटिटी इन ब्लड इज नोन एज सेप्टिसीमिया। आगे चल के कुछ ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू करेगा, ये सेप्सिस भी करा सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड में हम लोग कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग फीवर विद आपका डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन। अब देखो, हमने इसको 4 वीक में डिवाइड कर लिया। हमेशा टाइफाइड से रिलेटेड बात होती है तो हम लोग 4 वीक में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइफाइड का फीवर अगर वायरल का इलाज नहीं भी कराते हो, सेल्फ लिमिटिंग होता है, एंटीवायरल तो कुछ देते नहीं हो, 1 वीक में खत्म हो जाता है, ठीक है। बॉडी फाइट कर लेती है, बॉडी इंटरफेरॉन्स जनरेट करती है जो टाइफाइड को वायरस को वायरल डिसऑर्डर में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया है, डिजीज हुई, इसका मतलब अपना इम्यून सिस्टम संभाल नहीं पाया, कुछ एंटीबायोटिक दो इनको, आगे चल के देखेंगे कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सबसे पहले वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 लिख लेते हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। देखा जाए तो 4 to 8 वीक तक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन इन जनरल इतनी देर में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 में, यहाँ पे केवल ज्यादातर फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स हम लोगों ने देख लिए हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है? एसोसिएटेड सिम्टम्स है ना, बॉडी एक और आपका डलनेस, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन वर्सन होने लगती है, कंडीशन वर्सेंस। फीवर जो होगा वो बहुत ही हाई ग्रेड हो जाएगा, हाई ग्रेड, ठीक है। और कंडीशन पेशेंट की खराब हो जाएगी, बिल्कुल लैक ऑफ एपेटाइट वगैरह होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा लिथार्जी फील करेगा। 3rd वीक की तरफ आते हैं। 3rd वीक में हम लोगों ने इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी। इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे हो सकता है यहाँ पे परफोरेशन हो जाए, इंटेस्टाइन की परफोरेशन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, है ना। परफोरेशन हो जाएगा तो आगे चल के पेरिटोनाइटिस हो सकता है ना। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है ना, स्टूल पास नहीं कर पाएगा। अब 4th वीक में सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पेशेंट हो सकता है इतना ज्यादा बैक्टीरिया बॉडी में चला जाए, इतना सारा टॉक्सिन हो जाए कि ब्रेन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए, है ना। तो हम लोग इसी को कहते हैं, अगर ब्रेन किसी और ऑर्गन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो एनकेफेलोपैथी कहते हैं। अगर ब्रेन का ही इन्फेक्शन होता तो हम लोग एनकेफ्लाइटिस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस, लंबा कर लेते हैं इसको। सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस, पहले तो केवल वो डल था, अब हो सकता है पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो जाए या कोमा में चला जाए, तो हम लोग कहते हैं कोमेटोज, है ना। सीएनएस कॉम्प्लिकेशन कोमेटोज। तो यहाँ पे क्यों कोमा में गया है? क्योंकि इसको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड होने की वजह से इसकी ब्रेन फंक्शनिंग कम अच्छी हो गई है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंट्रिक एनकेफेलोपैथी, known as enteric एनकेफेलोपैथी। यहाँ पे इसको स्टेरॉइड देना पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पे स्टेरॉइड का रोल नहीं होता है। अगर आपके एंटीरॉन गट की वजह से ब्रेन नहीं काम कर पा रहा है ना, तो एंट्रिक एनकेफेलोपैथी। कभी कभी कुछ लोगों को लिवर फेल हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं हिपैटिक इनकेफेलोपैथी, राइट। तो यहाँ पे एंट्रिक फीवर की वजह से अगर ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हम लोग कहते हैं एंट्रिक एनकेफेलोपैथी। तो यहाँ से हम लोग देखने लगते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड। तो मेनली यही आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड या एंट्रिक फीवर, राइट। तो हम लोगों ने सारे क्लिनिकल फीचर्स और सारे कॉम्प्लिकेशंस इन जनरल देख लिए हैं। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। यहाँ पे भी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं है, 2-4 टेस्ट आपको कराने होते हैं, उतने से आप लोग बिल्कुल अच्छे से डायग्नोज कर लोगे।
इसके पहले मैं इन्वेस्टिगेशन देखूं एक बार, मैं फिर से इसको रिवाइज कराना चाहूंगा। आइए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहा अगर किसी को जिस दिन फीवर आया है उसी दिन रैश आ जाए तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डे रैश। उसी दिन रैश आ जाए, आप लोगों को चिकन पॉक्स हुआ भी होगा, है ना? तो जिस दिन फीवर महसूस होता है उसी दिन ढेर सारे वाटरी वाटरी रैसेज आ जाते हैं, जैसे पानी के छींटे पड़ गए हैं, है ना? तो ये चिकन पॉक्स होता है। फोर्थ डे रैश आए, फोर्थ डे बच्चा हो, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है मीजल्स, खूब ढेर सारे रैश आ जाते हैं, कान के पीछे माउथ के आसपास से शुरू होकर पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, दैट इज मीजल्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोज स्पॉट्स की। तो अगर टाइफाइड होगा किसी को, फेयर कॉम्प्लेक्शन का इंसान है और उसने ट्रीटमेंट फर्स्ट वीक में नहीं लिया, तो 7 डे से एक टिपिकल रैश मिलता है, मैक्युलोपैपुलर रैश हो सकता है, यू कॉल इट रोज स्पॉट्स, रेड होता है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात किए थे तो फीवर से हमारा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, और जो फीवर था वो आपका कैसा था, स्टेप लैडर पैटर्न में। पेन एब्डोमेन की अगर बात करें तो आपका बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, क्योंकि पेयर्स पैचेस आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वो स्टूल के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। वी कैन गेट डायरिया एज वेल, है ना? और किस टाइप की डायरिया? पी सूप स्टूल्स, लूज एंड ग्रीनिश स्टूल्स। निमोनिक भी हम लोगों ने देख लिया। समरी, फीवर, स्टेप लैडर पैटर्न विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। पेन एब्डोमेन, कहीं पे भी हो सकता है पेन। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट, जिसमें हम लोग डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों ले लेंगे। रोज स्पॉट्स, फिर उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स। यहाँ पे हम लोगों ने टाइफॉइड इलनेस को 1 महीने तक खींचा है, कोई वेल मैनेज ना हो तो ये 2 महीने तक भी चल सकता है। यहाँ पे बात करते हैं वीक 1। वीक 1 में सिंपल आपको फीवर आता रहेगा, अगले दिन और प्रॉब्लम होगी और हाई ग्रेड होगा। सेकेंड वीक तक स्टेप लैडर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका 102 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम लोग कहते हैं अब यहाँ पे पेशेंट क्रिटिकली इल हो जाएगा, ठीक है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। वीक 3 वीक 4 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वीक 4 में और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपके सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेशेंट कोमेटोज हो जाएगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा, बहुत डल हो जाएगा, है ना? हो सकता है मेमोरी वगैरह चली जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसी को कहते हैं ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सेकेंडरी टू एंट्रिक फीवर। वी कॉल इट एंट्रिक एनकेफेलोपैथी। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपको एक टाइफाइड डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकली। अब हम लोग देख लेते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन कैसे सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ये तो और ही इजी है, आप लोगों ने कई बार विडाल टेस्ट वगैरह कराया होगा। चलिए कोई अलग कलर पकड़ते हैं, आज इसको ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इन डेंगी, इन्वेस्टिगेशंस डेंगी नहीं सॉरी, इन टाइफाइड या एंट्रिक फीवर, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को इंटेस्टीन में इन्फेक्शन हुआ है और आगे चल के ये इंटेस्टीन की म्यूकोसा में गया, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा गया, फिर उसके बाद पेयर्स पैचेस के बाद गया, उसके बाद ब्लड में डिसेमिनेट हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ न कुछ बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी, जो कि इसी बैक्टीरिया के रेस्पॉन्स में बनी होंगी। अगर एक लेवल से ज्यादा ही एंटीबॉडी टाइटर है, इसका मतलब टाइफॉइड इन्फेक्शन टाइफॉइड डिजीज में कन्वर्ट हो गया है, बॉडी उसे कंटेन नहीं कर पाई, पेशेंट को डिजीज है। तो यही हम देखेंगे कितना एंटीबॉडी का लेवल हो, तब हम कह सकते हैं किसी का टाइफॉइड पॉजिटिव है। उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ताजा ताजा इसको डिवाइड किया था 4 वीक में, 4 वीक में। पहले वीक में फीवर बढ़ते बढ़ते पेशेंट सीरियस हो गया, 3rd वीक में इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, 4 वीक में आपका क्या होता है, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस मिलने लगते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन को भी डिवाइड करते हैं। बेसिक्स, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करें, फिर से आपका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 3rd वीक, 4th वीक। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 3rd वीक, 4th वीक। तो जब भी हम बात करते हैं आपके
टाइफाइड की या एंट्रिक फीवर का, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है दैट इज कल्चर। आपने ब्लड से बैक्टीरिया लिया और उसको उस कल्चर मीडियम से ग्रो करा दिया। अगर वो ग्रो कर गया तो इसका मतलब है कि हाँ, उस कल्चर मीडिया में केवल टाइफाइड ग्रो करता था और यहाँ टाइफाइड का बैसिलाई ग्रो कर गया, तो टाइफाइड कंफर्म है क्योंकि आपने उसी बैक्टीरिया को ग्रो करा के देख लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है, वो जब से फीवर आ रहा है तब से अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग जगह पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लड में गया, तो पहले वीक में ये ब्लड में मिलेगा, थर्ड वीक में ये आपका स्टूल में मिलेगा, फोर्थ वीक में ये आपका यूरिन में निकलने लगेगा। तो जब फर्स्ट वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्लड कल्चर। आपके पास 3 दिन का कोई फीवर लेके आया तो इसमें विडाल टेस्ट नहीं करा सकते हो, यहाँ पे आपको ब्लड कल्चर भेजना पड़ेगा। विडाल टेस्ट अभी एंटीबॉडी उतनी बनी ही नहीं है, तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। तो जैसे मान लो आपको भी फीवर आता है, तो अगर आप 3 दिन फीवर आते हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको विडाल टेस्ट कराना ही नहीं है, वो आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि अभी वो एंटीबॉडीज जो आप विडाल टेस्ट में ढूंढते हो वो मिलेंगी नहीं। सेकेंड चीज, सेकेंड वीक में अब एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडी हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? विडाल टेस्ट से, एंटीबॉडी इन ब्लड। तो इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? विडाल टेस्ट कराएंगे, एंटीबॉडी इन ब्लड। आगे चल के देखेंगे कौन सी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो बहुत कॉमनली टेस्ट कराते हैं दैट इज विडाल टेस्ट, ठीक है। अक्सर यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है जो सबसे इजीली पिक कर लेता है। फिर हम लोग थर्ड वीक की तरफ चलते हैं। थर्ड वीक में हम लोग स्टूल कल्चर कराएंगे, स्टूल कल्चर, ठीक है। ब्लड, एंटीबॉडी, स्टूल। स्टूल में आपका बैक्टीरिया मिलता है थर्ड वीक में, और फोर्थ वीक में आपके यूरिन में मिलेगा। तो आप लोगों ने इस निमोनिक को कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, यूरिन कल्चर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक निमोनिक और लिखते हैं, निमोनिक बासु। बासु कितना इजी है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर कराएंगे, थर्ड वीक में आपका स्टूल कल्चर कराएंगे, फोर्थ वीक में आपका यूरिन कल्चर कराएंगे, राइट। और सेकेंड वीक में क्या कराएंगे हम लोग? एंटीबॉडी कराएंगे, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी। तो यहाँ से हम लोगों ने पकड़ लिया है निमोनिक बासु। देखो BASU। तो जो यहाँ पे हम लोगों का पैटर्न होता है डायग्नोसिस का वो यही होता है, बासु। ये निमोनिक बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। आगे चल के कुछ एडवांसेस हुए हैं हम लोग, और पहले भी एंटीबॉडी देख सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल टेस्ट हैं वो यही हैं आपके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ब्लड कल्चर कराया फर्स्ट वीक में, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर कराया, फोर्थ वीक में आपका यूरिन कल्चर कराया। सेकेंड वीक में जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं जैसे विडाल टेस्ट उसको कराते हैं, तो निमोनिक बासु है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाए, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज कल्चर। कल्चर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो आप ब्लड का भी करा रहे हो, स्टूल का और यूरिन का भी, तो जो बेस्ट होता है दैट इज ब्लड कल्चर। तो अगर आप ऐसे पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं और कल्चर के लिए भेज रहे हैं तो कब भेजेंगे? उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर है, अगर फर्स्ट वीक में आप भेज रहे हैं तो ब्लड ले लीजिए, ठीक है। और स्टूल कल्चर कब कराएंगे आप? स्टूल कल्चर कराएंगे थर्ड वीक में बासु के अकॉर्डिंग। यूरिन कल्चर, यूरिन को देखेंगे वहां पे ग्रो कर रहा है कि नहीं बैक्टीरिया, फोर्थ वीक में, है ना। तो ये आपका एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। हाँ ये है, तो वही टाइफाइड का बैसिलाई जो फीवर करा रहा था, जो डिजीज करा रहा था, वही ग्रो कर गया। हाँ भाई ये तो टाइफाइड है। आगे चलते हैं अब एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ। सेकेंड आपके एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एंटीबॉडी टेस्ट।
तो जो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज विडाल टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आती है 1:20, 1:40 इस तरीके के डाइल्यूशन में, है ना। तो विडाल टेस्ट में हम एंटीबॉडी ढूंढते हैं। अगर किसी को, मान लो ये पेशेंट है आपका, इसको टाइफॉइड हो रखा है, ठीक है, तो इसकी बॉडी में टाइफॉइड का एंटीजन होगा। इसी के रेस्पॉन्स में बॉडी सिंथेसाइज क्या करेगी, बॉडी सिंथेसाइज करेगी एंटीबॉडी, सिंथेसाइजेस एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कई चीज के अगेंस्ट बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी और यहाँ पे एंटीजन। तो जो देखा गया है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो कई एंटीजन ऐसे होते हैं, कई कंपोनेंट इस बैक्टीरिया के ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीजन बनता है, एंटीबॉडी बनता है। एंटीजन कौन कौन से हैं, अगर वो जान जाएंगे तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी ढूंढ लेंगे हम लोग। एंटीजन आपका पहला ओ है जिसको सोमैटिक एंटीजन कहते हो। दूसरा आपका एच एंटीजन है जिसको फ्लैजेलर एंटीजन कहते हो, फ्लैजेला होता है ना। और उसके अलावा वी आई होता है एक कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन, पॉलीसैकेराइड एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी हम लोग ढूंढते हैं वो किसके अगेंस्ट ढूंढते हैं, वो हम लोग इसके अगेंस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी ओ एंड एंटीबॉडी आपका एच, ठीक है। तो अब इन्हीं का हम लोग आगे चल के टाइटर देखेंगे, ठीक है। और ये भी एक एंटीबॉडी है, एंटीजन है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो हमें इम्यूनिटी देती है, जितनी भी देर ये बॉडी में रहेगी। तो अगर आपको टाइफाइड आज हुआ है तो एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं होगा, क्योंकि वीआई पॉलीसैकेराइड एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी ये आपको इम्यूनिटी देगी। इसीलिए जब हम लोग टाइफाइड की वैक्सीन लगाते हैं तो हम लोग इसी एंटीजन को बॉडी में डाल देते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। तो डिजीज तो नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइफाइड नहीं डाला है, बैसिलाई, हमने केवल ये डाला है। ये आपका जो वीआई एंटीजन है, वीआई एंटीजन, इसीलिए इसका यूज कर सकते हैं वैक्सीनेशन में, यूज्ड इन टाइफाइड वैक्सीनेशन। आगे चल के बताएंगे टाइफाइड की वैक्सीन होती है जो कि आपको प्रिवेंट करती है टाइफाइड से, मतलब ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट ढूंढेंगे, ओ और एच। ओ इज सोमैटिक एंटीजन, एच इज फ्लैजेलर एंटीजन, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब कितनी एंटीबॉडी मिले तब हम लोग कहेंगे कि ये आपका टाइफाइड पॉजिटिव है। देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट के ब्लड से हम लोग सीरम निकालेंगे, जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें आपका होगा एंटीबॉडी। अगर पेशेंट को टाइफाइड हुआ होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ओ, एंटीबॉडी अगेंस्ट एच एंटीजन, है ना। तो दो एंटीबॉडीज जो हमें देखने हैं। और हम लोग क्या करेंगे, एंटीजन लिए रहेंगे जिसपे पेशेंट का सीरम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हम लोगों ने एंटीजन डाल रखे हैं, है ना, ओ एंड एच एंटीजन। पेशेंट का सीरम इसमें डाल दिया, पेशेंट सीरम, पेशेंट के सीरम में ही आपकी एंटीबॉडी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी, ओ और एच। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिससे कुछ न कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, एग्लूटिनेट बनेगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे होता है एग्लूटिनेशन, ठीक है। ये सब आप लोग पैथो में डिटेल पढ़ोगे। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं किसी का टाइफाइड पॉजिटिव है तो लोग कहते हैं 1:180 पॉजिटिव है। कैसे ये 1:180 वगैरह होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कहें किसी का विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, तो जो एंटीबॉडी टाइटर आना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 160 एंटीबॉडी टाइटर। 160 से ज्यादा है तभी पॉजिटिव है।
चलिए हम लोग एक टाइफाइड की रिपोर्ट यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे टाइफाइड की रिपोर्ट आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि किसी ने टाइफाइड का टेस्ट कराया, विडाल टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ एंटीजन है, ओ एंटीबॉडी है और एच एंटीबॉडी है। ओ इज मोर स्पेसिफिक। और यहाँ पे हम लोग टाइटर लिख लेते हैं, टाइटर्स। तो पहले अगर मैं कहूँ टाइटर 1:20 है, फिर हम लोग कहें टाइटर आपका 1:40 है, मतलब इतना सीरम है, इतना उसमें पानी मिला दिया गया, डाइल्यूट करते जाते हैं। कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, वैसे भी आप लोग पैथो में पढ़ोगे। 1:80 है, फिर हम लोग कह दें 1:160 है। तो यहाँ पे इतनी एंटीबॉडी बॉडी में रह सकती है। चलो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इतना एंटीबॉडी नॉर्मली बॉडी में रहता है। ठीक है, तो ये आपका इतना नेगेटिव है, विडाल नेगेटिव। लेकिन अगर 160 तक पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब विडाल पॉजिटिव है। ठीक है, केवल ओ भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग कहेंगे, अगर ये वाला फिगर आपको किसी को मिलता है 160 के आगे 100 320 भी हो सकता है, 1:320, और ज्यादा आपने पानी मिला दिया, इसी को हम लोग कहते हैं मोर देन 1/160 टाइटर इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, कंसीडर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब आपका ये विडाल पॉजिटिव है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का विडाल टेस्ट देखा होगा, रिपोर्ट जब वो लोग देते हैं तो 1:180 को भी पॉजिटिव दे देते हैं। दैट इज रॉन्ग, 1:160। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या जो बड़े बड़े आपके डॉक्टर होते हैं वहीं से टाइफाइड का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। ये नॉर्मल है, इतनी एंटीबॉडी टाइफाइड की आपकी बॉडी में नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि टाइफाइड बैसिलाई इतना रेयर नहीं है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते रहते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1:120 क्या है, 1:140 क्या है, 1:180 क्या है। जैसे मान लीजिए पेशेंट का सीरम लिया, रेड से सीरम ले रहे हैं, सीरम आपका 1 ml लिया, 1 ml सीरम, इसको डाइल्यूट कर दिया वाटर से। ठीक है, डाइल्यूट कर दिया, 80 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर। अगर इतना डाइल्यूट कर दिया तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगी, ये भी डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन तब भी अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी काफी ज्यादा है, अभी भी डाइल्यूट नहीं हुई है ना। तो यहाँ पे भी अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आपका एग्लूटिनेट बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, जिसको आप लोग फिगर आउट कर लेते हो, एग्लूटिनेट। इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है। तो 1:80 डाइल्यूशन तक आपका यहाँ तक नॉर्मल पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने मिलाया 1 ml पेशेंट का सीरम। पेशेंट का सीरम क्यों मिला रहे हैं, यहीं पे तो एंटीबॉडी होगी, हमने इसमें एंटीजन डाल रखा है इस ग्लास में। ठीक है, एंटीजन से कोट कर रखा है, 1 ml सीरम, मतलब ये एंटीबॉडी का सोर्स है। एंटीबॉडी कब ज्यादा होगी, जब पेशेंट को क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा। इसको फिर से डाइल्यूट करते हैं, यहाँ तक इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं, इसको 160 ml वाटर डालते हैं, तब भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिल रहा है और प्रेसिपिटेट मिल रहा है। मैंने कह दिया 160 ml डिस्टिल्ड वाटर, अभी भी एग्लूटिनेशन हो रहा है। इसी को हम लोग कह देते हैं 1:160 टाइटर पॉजिटिव, इसी को हम लोग कह देते हैं विडाल